नमस्ते। हिंदी में आज हम देखेंगे गद्य भाग का तीसरा पाठ। शीर्षक है कच्चा चिट्ठा और लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास। यह पाठ लेखक की आत्मकथा का एक अंश है। कच्चा चिट्ठा यानी किसी के बारे में गोपनीय बात, रहस्यमयी बात जिसे कोई नहीं जानता है। इस पाठ में लेखक अपना कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। वे ऐसी बातें बताते हैं जिसका जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया था। ब्रजमोहन व्यास जो लेखक हैं, इन्होंने इलाहाबाद के प्रयाग संग्रहालय में पुरातात्विक चीज़ों का संग्रह करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, उनको क्या क्या करना पड़ा, उन सब चीज़ों का जिक्र उन्होंने इस पाठ में किया है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि वे जहाँ भी जाते थे अपने संग्रहालय में रखने के लिए वे चीज़ें ढूंढते रहते थे। तो देखते हैं इस पाठ का सारांश। यह पाठ थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसे बिंदुओं में समझेंगे। पहला बिंदु है पिसोवा की यात्रा। सन 1936 के लगभग लेखक कौशाम्बी गया हुआ था। जगह का नाम है कौशाम्बी। वहाँ से काम निपटाकर लेखक ने 2.5 मील दूर पिसोवा जाने का निर्णय किया। पिसोवा एक जैन तीर्थ स्थान है। कहते हैं कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। यह भी कहा जाता है कि इस पहाड़ी के निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्धदेव के थोड़े से केश यानी बाल और नखखंड यानी नाखून का टुकड़ा रखा गया था। स्तूप व व्यायामशाला के तो अब चिन्ह भी नहीं है, वो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ उस जगह पर पहाड़ी है। अगला बिंदु है पिसोवा से प्राप्त सामग्री। लेखक अपने संग्रहालय के लिए सामान की खोज में रहते थे। यहाँ भी उसे कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ का अर्थ है मिट्टी की मूर्तियाँ, और साथ ही साथ कुछ सिक्के और मनके मिल गए। जब लेखक इन चीज़ों को लेकर इक्के से कौशाम्बी लौट रहे थे, इक्का एक तरह का वाहन है जो घोड़े के द्वारा खींचा जाता है, तो इक्के से कौशाम्बी लौट रहे थे तो रास्ते में उसे लगभग 20 सेर वजन की एक शिव की चतुर्मुखी मूर्ति दिखाई देती है। लेखक ने उसे उठाकर अपने इक्के में रख लिया। यह मूर्ति नगर पालिका के संग्रहालय में आ गई। गांव वालों को जब पता चला कि मूर्ति वहां से गायब है तो वे सीधे लेखक के पास आते हैं, क्योंकि लेखक मूर्ति उठाने के लिए बदनाम हो चुके थे और गांव के 15-20 लोग लेखक से मिलने आ जाते हैं। उनके द्वारा मूर्ति लौटाने की प्रार्थना करने पर लेखक सहर्ष मूर्ति लौटा देते हैं। अगला बिंदु है बोधिसत्व की मूर्ति। लेखक तो इस प्रकार की मूर्ति प्रायः गांव-गांव खोजते थे। एक दिन कौशाम्बी के निकट खेतों की मेड़ पर जा रहे थे और खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति दिखाई दी। लेखक मूर्ति को देखकर 4-5 लोगों को लाने के लिए चले जाते हैं और 4-5 लोगों को जब लेकर आते हैं तो खेत में काम करने वाली एक बुढ़िया ने इनको रोक दिया। बुढ़िया ने बताया कि यह हमने निकलवाई है, 2 दिन तक हमारा हल भी नहीं चल पाया था। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपये दिए और उस मूर्ति को प्रयाग संग्रहालय में ले आए। एक फ्रांसीसी डीलर ने इस मूर्ति की कीमत 10,000 रुपये लगाई, लेकिन फिर भी लेखक ने उस मूर्ति को उस फ्रांसीसी डीलर को नहीं दिया। इस मूर्ति की महत्ता यही है कि यह बोधिसत्व की अब तक प्राप्त मूर्तियों में सबसे पुरानी है। इस मूर्ति के पदस्थल में यानी कि नीचे में यह खुदा हुआ था। क्या खुदा हुआ था कि यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में स्थापित हो गई थी। और इस बोधिसत्व की मूर्ति मिलने के बाद तो लेखक मूर्तियों की खोज में और अधिक लग गया। अगला बिंदु है भद्रमथ का शिलालेख।
सन 1938 के लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग श्री मजूमदार की देखरेख में कौशाम्बी में खुदाई कर रहा था। मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 कोस दूर हाजियापुर नामक गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमथ का एक भारी शिलालेख है। मजूमदार साहब ने उस शिलालेख को उठवाना चाहा, लेकिन उस गांव के जमींदार, जिसका नाम था जमींदार गुलजार मियाँ, उसने यह कहकर रुकवा दिया कि यह तो 25 रुपये में इलाहाबाद के प्रयाग संग्रहालय को बेच दिया गया है। तो मजूमदार साहब ने पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री के एन दीक्षित को एक रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में उन्होंने लेखक यानी ब्रजमोहन व्यास पर आरोप लगाया कि व्यास जी मूर्ति के उठने में बाधा डाल रहे हैं। मजूमदार साहब ने जिस डायरेक्टर को पत्र लिखा था, रिपोर्ट भेजा था, वो डायरेक्टर दीक्षित जी लेखक के मित्र थे। अगला बिंदु है दीक्षित व लेखक का पत्र व्यवहार। जब मजूमदार साहब ने दीक्षित जी को रिपोर्ट भेजा, उसके बाद एक दिन लेखक को दीक्षित साहब का एक अर्ध सरकारी पत्र मिला, जिसमें लिखा गया था कि आपके उकसाने के कारण गांव का जमींदार गुलजार मियाँ शिलालेख उठने नहीं दे रहा है और वह झगड़े पर उतारू है। यह सरकारी काम में आपका हस्तक्षेप है। आपका यही रवैया रहा तो विभाग को आगे वह सहानुभूति नहीं मिलेगी जो अब तक मिलती रही थी। ऐसा पत्र किसने भेजा? दीक्षित साहब ने भेजा ब्रजमोहन व्यास को। ब्रजमोहन जी को दीक्षित जी का पत्र अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उसके मित्र थे। इन्होंने भी दीक्षित जी को पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। मैं इनकार करता हूँ। उसमें जो भी मेरे संबंध में लिखा गया है वह असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति रहे चाहे ना रहे, प्रयाग संग्रहालय हमेशा वृद्धि करता रहेगा। प्रयाग संग्रहालय ने उस भद्रमथ के शिलालेख को 25 रुपये में खरीदा है, पर आपके विभाग से, विशेषकर आपके होते हुए, मैं झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उस भद्रमथ के शिलालेख को लेना चाहते हैं तो 25 रुपये देकर ले लें। मैं गुलजार से कह दूंगा कि वो झगड़ा ना करे और आपको उस शिलालेख को दे दे। इस पत्र को भेजने के बाद दीक्षित जी का और एक पत्र आया। उस पत्र में विनम्रता भरी हुई थी। उस पत्र में दीक्षित जी ने अपने पहले पत्र के लिए खेद प्रकट किया था और इस तरह से बात खत्म हो गई। 25 रुपया लेकर गुलजार ने, यानी उस जमींदार ने, उस शिलालेख को मजूमदार जी को दे दिया। उसके बाद उसी शिलालेख से प्रेरित होकर लेखक गुलजार जी के यहाँ गए। गुलजार जी वही हजियापुर गांव का जमींदार, वहाँ गए। गुलजार जी के भाई की लेखक ने नौकरी लगवा दी थी, इसलिए गुलजार लेखक को बहुत मानता था। वहाँ जाने के बाद लेखक को वहाँ एक कुएं की पत्थर की बंडेर पर ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख दिखाई दिया। तो गुलजार ने उस बंडेर को खुदवाकर लेखक को दे दिया और प्रयाग संग्रहालय में भद्रमथ का शिलालेख के बदले उस बंडेर को रखा गया। अगला है मैसूर यात्रा। यहाँ पर वह बिंदु छूट गया है, तो अगला बिंदु है मैसूर यात्रा। इस लेखक को याद नहीं कि, लेकिन वह ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में अपने मित्र ठाकुर गोपाल शरण सिंह के साथ मैसूर गए। लेखक दक्षिण की ओर नहीं गया था और साथ में मित्र का साथ था, और लेखक ने सुन रखा था कि ताम्र मूर्तियां और ताल पत्रों पर हस्तलिखित पोथियों की दक्षिण में अधिकता है।
ताम्र मूर्तियाँ यानी कि तांबे की मूर्तियाँ, तालपत्र यानी कि ताल के छालों पर लिखा हुआ, ये सभी चीज़ें दक्षिण में मिलती है। तो ये चले गए दक्षिण की ओर। मद्रास पहुँचते ही लेखक खोजबीन में लग गए। यहाँ लेखक ने 8-10 चित्र खरीदे। तालपत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम अधिक थे, इसलिए लेखक उनको नहीं खरीद सके। इसके बाद लेखक हाईकोर्ट के वकील श्रीनिवास जी से मिले और उनसे 400-500 रुपये की पीतल व कांसे की मूर्तियाँ ले ली। कुछ सिक्के उन्हें मुफ्त में मिल गए और उन्होंने एक नटराज की मूर्ति देखी, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत थी उसकी, जिसके कारण वे उसे नहीं ले पाए। अगला बिंदु है ट्रेन में खरीदारी। मैसूर जाने के लिए गाड़ी में लेखक बैठे थे। गाड़ी ने रेंगना शुरू किया और एक आदमी कुछ चित्र लेकर गाड़ी के साथ चलने लगा। लेखक ने उन चित्रों को उस व्यक्ति से खरीद लिया। ये तस्वीरें बहुत सस्ते में मिल गई। अगला बिंदु है रामेश्वरम में मिली सफलता। लेखक अपने मित्र ठाकुर गोपाल शरण सिंह के साथ रामेश्वरम गए। वहाँ पंडा उनके पीछे पड़ गया। पंडा तीर्थ स्थान या नदी घाट आदि स्थानों पर कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, या हम कह सकते हैं तीर्थ पुरोहित। पंडा का अर्थ है तीर्थ पुरोहित। तो वो पंडा मिल गया, वह उनके पीछे पड़ गया। लेखक ने अपनी होशियारी का परिचय देते हुए ठाकुर साहब यानी जिसके साथ वे गए थे उसको राजा बताकर उस पंडे के सामने यह शर्त रख दी कि देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे अधिक तालपत्रों पर लिखी पुस्तकें भेंट करे वही हम लोगों का पंडा और हमारे वंश का पंडा। इससे पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सके, एक लड़कौंधा पंडा दौड़कर गया। उसने एक छोटा गट्ठर तालपत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने यानी लेखक के सामने लाकर पटक दिया। इस तरह से लेखक को जो सामग्री मिली उसके विषय में वे लिखते हैं कि दक्षिण के और दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लौट आए और तालपत्र जिसको उन्होंने नहीं खरीद सका था मैसूर में, वह उन्होंने रामेश्वरम में खरीद लिया और जो अफसोस था अब वो अफसोस नहीं रहा। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई, यानी प्रयाग संग्रहालय में उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और उसमें उन्हें काफ़ी सफलता मिली। और इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आई कि धरते उठाते नहीं बनता था, यानी उस प्रयाग संग्रहालय में वस्तुएं बहुत ज़्यादा हो गई। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरे इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संरक्षण करना कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि इन चीज़ों को रखने के लिए स्थान बहुत छोटा है और यह बात सही भी थी। अगला है संग्रहालय का भवन। अब तक संग्रहालय 8 बड़े बड़े कमरों में था, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई थी कि इसके लिए एक अलग विशाल भवन की ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आता। अतः बोर्ड और सरकार से अनुमति ली गई कि बोर्ड भवन निर्माण कर और हर्जाना से वसूली गई रकम संग्रहालय को दे दे। इन दोनों मदों से 20,000 रुपये सालाना आई थी। अतः संग्रहालय निर्माण कोष में 10 वर्ष में 2 लाख रुपया एकत्रित हो गया। सरकार के परामर्शदाता डॉक्टर पन्नालाल ICS के सौजन्य व सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया, यानी भवन निर्माण के लिए एक जमीन भी मिल गई। एक दिन लेखक से जवाहरलाल नेहरू ने कहा, व्यास जी संग्रहालय की इमारत कब बनेगी? तो लेखक ने कहा, आप जब शिलान्यास का समय देंगे काम प्रारंभ हो जाएगा। 2-3 दिन बाद ही समारोह का कार्यक्रम निश्चित हो गया। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह में नेहरू जी ने शिलान्यास किया। अगला बिंदु है समापन। पंडित नेहरू ने
बम्बई के प्रसिद्ध इंजीनियर मास्टर साठे और मूता को लिखकर भवन का नक्शा बनवा दिया। जनता से मिले पैसे से भवन बन गया। लेखक को संतुष्टि है कि कम से कम 15 लाख रुपए का संग्रह छोड़कर विदा ली। यानी उन्होंने उस संग्रहालय के लिए कम से कम 15 लाख रुपए की चीजें इकट्ठा की। अंत में लेखक अपने 4 सहयोगियों का उल्लेख करते हुए आभार प्रकट करता है। लेखक लिखता है, यह संग्रहालय 4 महानुभावों के सहायता और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर, कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू देव नागौश नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह, जिनके संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है। और मेरा स्वामी भक्त अर्दली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ, ऐसा लिखते हैं लेखक। अंत में लेखक सुयोग्य संरक्षक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को भार सौंपकर लेखक ने संन्यास ले लिया। तो ये था कच्चा चिट्ठा। लेखक ने बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है।